चलिए अपन यहाँ 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसका पहला नेशनलिज्म से क्या आशय है, ये हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे नेशनलिज्म, जो कि पहले चैप्टर में अपन पढ़ के आ गए हैं। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग टू लव कंट्री, अर्थात कंट्री के प्रति प्रेम की भावना या देशभक्ति की भावना रखना नेशनलिज्म कहलाता है। तो चैप्टर यहाँ पर है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म का मतलब हुआ नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड टुवर्ड्स कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म, अर्थात किसी भी देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, इसे हम राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर नेशनलिज्म इन इंडिया है, तो इंडिया के प्रति देशभक्ति की भावना रखना नेशनलिज्म इन इंडिया कहलाता है। ये अपन लोगों ने पहले हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में यूरोप में पढ़ा, फ्रांस में पढ़ा, अब नेशनलिज्म इंडिया में पढ़ेंगे। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है किसी भी कंट्री या किसी भी देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखना, इसे नेशनलिज्म कहा जाता है। अब पहला टॉपिक इसमें हम देखेंगे क्या क्या हुआ है, कैसे नेशनलिज्म यहाँ पैदा हुआ है और भारत में क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, कैसी कैसी क्या घटनाएं हुई हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वार। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ा। तो पहला टॉपिक द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 में स्टार्ट हुआ था। इसके अंतर्गत दो कंट्रीज थी, दो पावर थे। एक एलाइड पावर जिसमें रसिया, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका था, और एक था सेंट्रल पावर्स जिसमें ऑस्ट्रो हंगेरिया था, जर्मनी थी और ऑटोमन एम्पायर थे। इन दो लोगों के बीच में, दो पावर्स के बीच में क्या हुआ? दो पावर्स के बीच में वार हुआ, जिसे ये बहुत बड़ा वार था, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वार का नाम दिया गया। तो यहाँ पर दो महाशक्तियां आपस में लड़ी थी, इसलिए इसे फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा गया, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध। एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में ये फाइट हुई थी। एलाइड पावर्स में रसिया, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका थे, और सेंट्रल पावर्स में ऑस्ट्रो हंगेरिया, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर थे। इनके बीच में जो फाइट हुई, जो वार हुआ, उसी का नाम रखा गया फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब ये था पहला टॉपिक। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं इसमें और क्या क्या इंसिडेंट हुए। इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। इंडिया, देखिए इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे भारत ने किसी भी प्रकार से डायरेक्टली पार्टिसिपेट इस युद्ध में नहीं किया, परंतु इनडायरेक्टली तौर से हमारे भारत ने इसमें क्या किया? पार्टिसिपेट किया। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो हुक्म चलाते थे वो ब्रिटिश थे, और हम ब्रिटिश की कॉलोनियाँ थे, अर्थात वो जैसा करते हम वैसा करते, वो जैसा कहते थे हम वैसा करते थे, क्योंकि हम उनकी कॉलोनीज थे, हम उनके ऑर्डर को फॉलो हमें करना पड़ता था, क्योंकि वो हमारे यहाँ रूल करते थे। तो हमने डायरेक्टली यहाँ तो पार्टिसिपेट नहीं किया है, परंतु इनडायरेक्टली इस प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार से हम ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, तो इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, अर्थात ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इंडिया, इसलिए उसने इनडायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया वाज आल्सो अफेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अर्थात इंडिया वाज आल्सो अफेक्टेड, इंडिया इस प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही अफेक्टेड थी, उस पर कुछ प्रभाव पड़े। प्रभाव इसलिए पड़े फर्स्ट वर्ल्ड वार के, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो हुकूमत चलाते थे वो अंग्रेज थे, ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश लोग थे, इसलिए हमने इनडायरेक्टली इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लिए, और उसके घातक परिणाम हमारे देश को देखने को मिले, हमारे भारत को। आगे देखते हैं, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार में। अब ये था अपने सेकंड टॉपिक। तो फर्स्ट तो नेशनलिज्म क्या है, सेकंड था फर्स्ट वर्ल्ड वार, और अब पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब हमने इनडायरेक्टली तौर से इसमें हिस्सा लिया तो उससे क्या प्रभाव हमारे भारत देश में पड़ा और क्या हुआ इससे। तो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव क्या हुए? इम्पैक्ट फर्स्ट,
वार लॉन्स एंड टैक्सेस वर इंक्रीज टू फाइनेंस द वार। अब इस समय ब्रिटेन की जो ब्रिटिश लोग थे उन्हें युद्ध लड़ने के लिए और फर्स्ट वर्ल्ड वार को जीतने के लिए और दुनिया के सभी देशों में अपना कब्जा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसों की आवश्यकता थी, फाइनेंस की आवश्यकता थी। तो इन ब्रिटिशरों ने यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, भारत में टोल टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, इनकम टैक्स ज़्यादा वसूलने लगे। तो टैक्सेशन और लॉन्स यहाँ पर हाई हो क्या करने लगे, वसूलने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे की आवश्यकता थी इस युद्ध को जीतने के लिए। प्राइसेस इंक्रीज बाय डबल इन 1913 में 1913 में यहाँ पे जो भी कमोडिटीज की प्राइसेस थी उन प्राइसेस को मोर कर दिया गया, उनको डबल कर दिया गया। जैसे ही प्राइस डबल हुआ 1913 से लेकर 1918 तक सभी कमोडिटीज की, सभी वस्तुओं के दाम दुगने बढ़ चुके थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर को बहुत बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए था इस फर्स्ट वर्ल्ड वार को जीतने के लिए। आगे विच रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। इससे जो कॉमन पीपल थे, जो आम जनता थी भारत की, उस जनता को काफी नुकसान सहना पड़ा और काफी हानिकारक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बुरे घातक परिणाम हुए। फोर्स्ड रिक्वायरमेंट इन द आर्मी, और ब्रिटिशर क्या करते थे, गांव, हमारे भारत देश के गांव में छोटे छोटे इलाके में जाते थे और वहां के विलेजर्स को, वहां के गांव के लोगों को, भारत के वासी को जबरदस्ती आर्मी में क्या कराते थे, भर्ती कराते थे, जबरदस्ती उन्हें फोर्स करते थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वार जीतने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पावर चाहिए थी, इसीलिए वो हमारे भारत के लोगों को आर्मी में जबरदस्ती भर्ती किया करते थे। अगला इम्पैक्ट हम तो देखेंगे क्रॉप फेलियर एंड फूड शॉर्टेज। हमारे भारत देश में जो किसानों की फसल थी वो फसल मारी गई थी और वहीं पर फूड शॉर्टेज पैदा हो गया था, अनाज की समस्या पैदा हो गई थी और हमारे भारत देश में भूखमरी पैदा हो गई थी और भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हमारे भारत में हो गई थी। क्रॉप फेलियर एंड फूड शॉर्टेज अर्थात क्रॉप्स बर्बाद हो चुकी थी और शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज यानी खाने की जो फसल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही थी, फूड शॉर्टेज वहां पर पैदा हो गया था। यह माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस अर्थात सेंसस 1921 में यह अनुमान लगाया जाता है, ये माना गया कि लगभग 12 से 13 लाख लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई फूड शॉर्टेज से। क्यों? क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिला, भोजन के अभाव में वह मारे गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बहुत ही बुरे इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार के हमारे भारत देश में पड़े। तो इस वर्ल्ड वार से, इस इम्पैक्ट से बचने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। इस समस्या से बचने के लिए हमारे पास एक ग्रेट मैन की एंट्री होती है जिसे महात्मा गांधी कहते हैं और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं। भारत के हालचाल, जो हालात खराब थे, उन खराब हालातों को सुधारने के लिए और अनेक प्रकार के मूवमेंट चलाने के लिए उस ग्रेट मैन की एंट्री होती है हमारे भारत देश में, ताकि ये जो इम्पैक्ट पड़ा है इस इम्पैक्ट को दूर किया जाए और सत्याग्रह को स्टार्ट किया जाए। तो अगला टॉपिक, फोर्थ टॉपिक यहाँ पर है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो जैसे ही महात्मा गांधी की एंट्री होती है और ग्रेट मैन की एंट्री होती है तो वह सत्याग्रह का आइडिया लाता है और सत्याग्रह करके वह इस इम्पैक्ट से और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारतवासियों को छुटकारा दिलाएंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जनवरी 1915 में गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। क्यों? क्योंकि वहां भी उन्होंने, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने कई मूवमेंट और सत्याग्रह चलाया था 1906 में और उस सत्याग्रह में उन्हें विजय प्राप्त हुई थी उस आइडिया के दौरान। तो जब वो भारत लौटे तो उन्होंने कहा कि इस आइडिया को अब भारत में अप्लाई किया जाए। तो उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, अर्थात किसी भी प्रकार की मार पीट काट से नहीं, चिल्लम चौट से नहीं, शांति पूर्वक हम लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सत्याग्रह को जीतेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। ये नॉन वायलेंस की मीनिंग है।
तो नॉन वायलेंस मीनिंग क्या हुई, फाइट विदाउट यूजिंग एनी व्हीकल्स, हम बगैर हथियार के लड़ेंगे, अहिंसा से लड़ेंगे, हिंसा से नहीं लड़ेंगे। व्हीकल्स बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ द ट्रूथ एंड पीसफुली मैनर, हम पूरे पीसफुली मैनर से और सच्चाई से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसा सत्याग्रह का आइडिया महात्मा गांधी के मस्तिष्क में, बुद्धि विवेक में आया और उन्होंने डिफरेंट टाइप के सत्याग्रह भारत में चलाए। उन्होंने मुख्यतः भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मूवमेंट और सत्याग्रह चलाए और उसमें विजय हासिल की। सबसे पहले उन्होंने जो मूवमेंट चलाया, गांधी जी स्टार्ट द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया 1917 में उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह का प्रारंभ किया चंपारण में, जो कि बिहार में था। चंपारण, बिहार के चंपारण में उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह को प्रारंभ किया। ये सत्याग्रह इंडिगो फार्मर्स के लिए थे, जो इंडिगो की फसल अपने खेतों में उगाते थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिगो फार्मर्स को जबरदस्ती फोर्स करते थे इंडिगो की क्रॉप्स उगाने के लिए, और ये जबरदस्ती किसान इस फसल को उगाते थे। ब्रिटिश इसे खरीदती थी और उन किसानों को उतना पैसा भी नहीं देती थी जितनी की उनकी लागत आती थी। और उसके बाद जब ये फसल लगाई जाती थी और काट ली जाती थी तो वो भूमि बंजर हो जाती थी, उस भूमि में फिर दूसरी फसल नहीं लगाया जाता था। तो काफ़ी इंडिगो फार्मर्स परेशान हो गए थे। महात्मा गांधी से ये बात शेयर किए, महात्मा गांधी ने उनके लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया। सारे जो भी यहाँ पर इंडिगो फार्मर्स थे, उन्होंने महात्मा गांधी ने उन्हें मोटिवेट किया, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो ज़बरदस्ती उनके खेत में इंडिगो की फसल उगवाते थे और उन्हें लो मनी देते थे। उतनी ज़्यादा मनी भी उन्हें नहीं देते थे जितने की फसल बोने में लागत आती थी। इससे किसान की हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रही थी। महात्मा गांधी ने सभी जो पीजेंट थे, किसान थे, फार्मर्स थे, उन्हें इंस्पायर किया और इंस्पायर करके सत्याग्रह को स्टार्ट कर दिया। सत्याग्रह में स्ट्रगल हुआ और अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट को महात्मा गांधी की बात माननी पड़ी और फर्स्ट जो सत्याग्रह था महात्मा गांधी का वो सक्सेस हो गया और इनका मुआवजा दिया गया। किसानों का मुआवजा उन्हें वापस दिया गया और अब वो इस प्रकार की कोई फसल नहीं उगाते थे। तो पहला जो सत्याग्रह था वो उसमें सक्सेस मिली, तो महात्मा गांधी ने अब दूसरे क्षेत्र में सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी 1917 में फिर से उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि गुजरात में, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सेकंड सत्याग्रह स्टार्ट किया। यहाँ पर पीजेंट इस चंपारण में यहाँ पर जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर पीजेंट अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, यहाँ पर किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी थी, मारी गई थी और वहाँ पर प्लेग नामक जो बीमारी थी, महामारी, वो फैल चुकी थी, जिससे किसान और भारतवासी काफ़ी हैरान और परेशान थे, काफ़ी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। और अगला, ड्यू टू दिस दे वर अनेबल टू पे रेवेन्यू, परंतु ब्रिटिश सरकार को तो पैसा चाहिए था ताकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत चुके, तो वह जबरदस्ती टैक्स लगाती थी किसानों पर। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब थी, प्लेग नामक बीमारी ऑलरेडी फैल चुकी थी, तो बदतर पे बदतर उनकी हालात किसानों के होते जा रहे थे और वो रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं दे पा रहे थे, टैक्स वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने सभी किसानों को इंस्पायर किया और वहां पे स्टार्ट किया सेकंड सत्याग्रह। गांधी जी स्टार्ट सेकंड सत्याग्रह फॉर द सपोर्ट पीजेंट्स एंड लॉन्च डिमांड फॉर रिलैक्सेशन, अर्थात रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि अब तुम्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो भी इंडियन फार्मर्स थे, ठीक है, उन्हें अब किसी भी प्रकार का टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा। इससे मुक्ति के लिए, टैक्स ना देने के लिए इन्होंने सत्याग्रह को प्रारंभ किया और ये सत्याग्रह हिट रहा और सरकार को इसके सामने झुकना ही पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट झुकी और उन्हें उन किसानों को टैक्स फ्री कर दी। अब इसके तीसरा टॉपिक, इन 1918 अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने थर्ड सत्याग्रह को प्रारंभ किया महात्मा गांधी ने। द कॉटन मिल वर्कर रिसीव्ड वेरी लो वेजेस
वहाँ के कारखानों में, अहमदाबाद के कारखानों में जो कपड़ा मिल हुआ करती थी, उस कपड़े मिल में जो वर्कर्स और मजदूर काम करते थे, उन मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और यूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वस्तु की कीमतें दुगनी कर दी थी, बढ़ा दी थी। तो ये वर्करों को इतनी कम लो वेजेस मिलती थी, कम मजदूरी मिलती थी कि ये अपने जीवन यापन की और आवश्यकता की वस्तु नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि वस्तु का मूल्य सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बढ़ा दी थी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर महात्मा गांधी जी पहुँचे और इनको वर्कर्स को इंस्पायर किया और इन्होंने स्ट्रगल चालू किया, सत्याग्रह चालू किया। द प्राइस ऑफ गुड्स वर इंक्रीज, सो वर्कर्स वर डिमांडिंग फॉर मोर वेजेस, क्योंकि वस्तु के मूल्य बढ़ चुके थे, इसीलिए वहाँ वर्करों ने कारखाने में डिमांड करी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस दी जाए ताकि हम अपनी आवश्यकता की वस्तु को आसानी से खरीद सकें। तो गांधी जी फॉर द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, गांधी जी वर्करों को सपोर्ट करना चाहते थे। गांधी जी लॉन्च द थर्ड सत्याग्रह, और उन्होंने तीसरा सत्याग्रह आरंभ किया। एंड डिमांड टू इंक्रीज देयर वेजेस, और उनकी जो वेजेस बढ़ाई जाए इस पर उन्होंने लड़ाई की और अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके आगे झुकना पड़ा और उन्होंने उन वर्करों की वेजेस को बकायदा बढ़ा दिया। तो ये डिफरेंट बाय डिफरेंट जो सत्याग्रह हो रहे थे उसमें सफलता महात्मा गांधी जी को मिलते चली जा रही थी और एक ग्रेट मैन साबित हुए थे ये इंडिया के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में यही, अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी इतना झुक गया है, अभी इतना झुक गया है, अब वो आगे उसका दिमाग खराब होएगा और वो अब इनके खिलाफ कुछ ऐसे एक्ट तैयार करेगा इंडियन पीपल के या इंडियन लोगों के लिए, कुछ ऐसा एक्ट तैयार करेगा जिसका घातक परिणाम भारतीय लोगों को देखने को मिलेगा। हम ये पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।